अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, चंदूजरा और कांग्रेस कायदीन दिल्ली के दौरे पर। दौरा मामूल के मुताबिक रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने किया दावा। तेलंगाना में कांग्रेस की अवामी हुकूमत है, स्कीमों पर अमलावरी जारी। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट का बयान। मरकजी हुकूमत का तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सुलूक। पालमूरू आपाशी प्रोजेक्ट को कौमी सतह का दर्जा दिया जाए। बीआरएस एमएलसी कविता ने किया मुतालबा। कांग्रेस राहुल गांधी ने महाराष्ट्र इलेक्शन में धांधली का लगाया इल्जाम। कहा, महाराष्ट्र में हमारे वोट कम नहीं हुए बल्कि बीजेपी के वोट बढ़ गए। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नतीजे से कबल आम आदमी पार्टी लीडर केजरीवाल ने अपने तमाम 70 उम्मीदवारों की तलब की मीटिंग। कल 8 फरवरी को दिल्ली इलेक्शन का जारी होगा नतीजा। और गाजा में 10 लाख बच्चे नफसियाती सदमे का शिकार। यूनिसेफ की ताज़ा रिपोर्ट। तेज़तर इमदादी कामों पर दिया गया जोर। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इनके हमरा तेलंगाना कांग्रेस उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी और दीगर कई कायदीन मौजूद हैं। दिल्ली में तेलंगाना वफ्द की कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कायद अपोजिशन राहुल गांधी से भी मुलाकातें हो रही हैं। रियासत में ज़ात पात का सर्वे और SC जुमराबंदी सर्वे से पार्टी हाईकमान को वाकिफ करवाया जा रहा है। इस दौरान रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि दिल्ली के दौरे मामूल के मुताबिक हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कौमी जमात है, हम हाईकमान से मुशावरत करने के बाद ही फैसले करते हैं। दिल्ली में रेवंत रेड्डी ने जुमे को मीडिया से बातचीत में कहा कि तेलंगाना काबीना में फौरी तोसी का कोई इम्कान नहीं है। Generally, our party is AICC national party. Fine. Many a time, over a period of time, if you have seen, we keep going to Delhi, we keep coming back. That is not a new thing. There is a public meeting. That is the headquarters over there. So, the historical statements, which are going to give the destiny to this numbers of our people here, we would like to reflect. And definitely, we would like to reflect by keeping very huge public meetings, where it has to be done, on which date it has to be done. It will be decided by AICC. वजीर तेलंगाना कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अवामी हुकूमत है और फलाही स्कीमों पर अमलावरी की जा रही है। पसमानदा तबकात और दीगर के लिए काम करने में रेवंत रेड्डी हुकूमत संजीदा है। आइए देखते हैं उनका ये बयान। CLP meeting, we are reviewed our 14 months rule and how to go forward and what we promised, what schemes we implemented, and particularly BC Gulaganana, that is a historical one. इंडिया में पहला स्टेट है। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में गए, परसों इंडोर मीटिंग में गए, कल बिहार में भी वो उसके बाद से पहला स्टेट है तेलंगाना से। वो ABCD कुलगणना है, वो 3 डिकेड्स का ड्रीम था, वो असेंबली में आके वो भी क्लियर हो गए। स्कीम्स तो हम जो बोले वो फुलफिल कर रहे हैं और रनिंग वो चलते रहता। वो इज ओनली गेट टुगेदर मीटिंग विद MLAs आफ्टर 14 months, हाउ टू प्रोसीड फर्दर। You are giving good governance, you know that. Recently we are into yesterday, आप जो बिल लगाया है उसके बारे में जो BC के जो कुलगणना कर रहे हैं 96.9 पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्सेप्ट KCR फैमिली एंड हिज रिलेटिव एंड हिज सो कॉल्ड इसका चमचा इज नॉट पार्टिसिपेटेड. दे डोंट हैव राइट टू टॉक अबाउट द कुलगणना. दे डोंट हैव राइट टू टॉक अबाउट द ABCD. बीआरएस एमएलसी कविता ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है. मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो तेलंगाना में हमारे प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं दे सकती. गुज़िश्ता 11 सालों से मरकजी हुकूमत तेलंगाना को सही फंड्स नहीं दे रही है. हमारी कौमी हैसियत या तो हमारे मनसूबों के लिए हो सकती है या हमारे आलमी सतह के त्यौहारों के लिए. हमें मरकजी हुकूमत की जानिब से इम्तियाजी सुलूक का सामना है. उन्होंने कहा कि पालामुरू आपाशी प्रोजेक्ट को कौमी सतह का दर्जा देने की ज़रूरत है. Parliament, there was an answer given about a Telangana project called Palamuru Rangareddy Lift Irrigation Scheme. Central government has unequivocally said that they cannot give the national project status to our project in Telangana. In the last 11 years, after this new state in the Indian Union has been formed, central government has been
continuously discriminating us in terms of allocation of funds, in terms of giving us national status, either it could be for our projects or for our world-class festivals. Many things we have faced the discrimination from the central government. I see it as only a continuation of this discrimination being mooted towards Telangana, but I do want to warn the central government that this is not going unnoticed by people of Telangana. People of Telangana have given you 8 MPs in the parliament, but yet you are treating us with this utter discrimination. And I also want to demand from the state government here, Congress-ruled state government here, that you should focus on these projects, getting the pending approvals. You should pressurize the central government into giving us national project status. When KCR Garu was the chief minister, at least 30 times he has given representation on this Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme to the central government, demanding for a special purpose project status and a national project status, because Mahbubnagar district, which also happens to be the own district of the Honorable Chief Minister, it has been through severe drought. It is one of the largest districts in India with the largest cultivable area. We do need this project for it can become the lifeline for the entire South Telangana. So we demand central government give us a national project. गांधी भवन हैदराबाद में आज कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अमेरिका से हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट करने के मामले को लेकर ये मुजाहरा हुआ है। कांग्रेस लीडरान और कारकुनों ने इसमें बड़ी तादाद में शिरकत की। कमिश्नर हेड्रा एवी रंगनाथ और सुप्रीम कोर्ट के वकील मुकीम के दरमियान अमीनपुर मंडल में प्लाटों के मुतासिरीन के साथ मुलाकात के मौके पर गर्मा गर्म बहस देखी गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने रंगनाथ से सवाल किया कि जब केस अदलिया के सामने है तो वो इलापुर का दौरा आखिर कैसे कर रहे हैं, जबकि कमिश्नर हेड्रा ने दावा किया कि वो प्रजावानी के दौरान मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर चुके हैं और इस दौरान मिली शिकायत को देखते हुए इन कॉलोनियों का दौरा किया जा रहा है। అమీర్పూర్లో ఉన్నటువంటి ఐలాపూర్ అట్లానే ఈ చక్రపురి కాలనీ లేఅవుట్ దీనికి సంబంధించిన కంప్లైంట్స్ కొన్ని మాకు ఈ మధ్య ప్రజావాణిలో రావడంతో అసలు ఏంటి దీని గురించి తెలుసుకుందామని చెప్పేసి ఇక్కడికి అమీర్పూర్ రావడం జరిగింది. మొదట ఐలాపూర్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మాకు వచ్చిన కంప్లైంట్, స్థానికంగా వచ్చిన కంప్లైంట్లు అక్కడ చాలామంది అంటే వేలాది మంది, దాదాపు 5,000 పైన మంది ప్లాట్లు మేము కోల్పోయాం. దాంట్లో మేమంతా కూడా చాలామంది లోయర్ ఇన్కమ్ సెగ్మెంట్ ఉన్నాము, మిడిల్ ఇన్కమ్ సెగ్మెంట్ వాళ్ళు అందరూ ఉన్నాము. సో అక్కడ ఆ ప్లాట్లు 1985లో అప్పుడు మేము మా లేఅవుట్ ద్వారా కొన్నది ప్లాట్స్ కూడా. దాని తర్వాత గవర్నమెంట్ అది మా ల్యాండ్ అని చెప్పి క్లెయిమ్ చేసి గవర్నమెంట్ వైపు బట్ అది దాని మీద తర్వాత హైకోర్టు కూడా చేసినటువంటి జడ్జిమెంట్స్ ద్వారా అది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కాదు, ఇది పట్టా ల్యాండ్ అని చెప్పేసి కూడా ఇచ్చారని చెప్పేసి వాళ్ళ వాదన. గవర్నమెంట్ వైపు నుంచి ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అని క్లెయిమ్ చేసింది. అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇలా గవర్నమెంట్ ల్యాండా లేకపోతే అది లేఅవుటా అనేది ఉన్న క్రమంలో ఇంకొక మూడో వ్యక్తి వచ్చారు. వచ్చి ఆయన స్థానికంగా అడ్వకేట్ ముకీం గారు అని చెప్పేసి ఉన్నారు. సో ఆయన వచ్చేసి ఆయన మా ల్యాండ్ని గ్రాప్ చేయాలనేది ఒక దీంతో వచ్చారనేది వాళ్ళు మాకు ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్, ప్రజావాణిలో ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్. సో దాంట్లో ముకీం అనే ఎవరైతే అడ్వకేట్ ఉన్నారో ఆయన స్థానికంగా ఆయనకున్నటువంటి బలాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ కొంతమంది ఎస్టీ వాళ్ళని ముందు పెట్టి చేస్తున్నారు. చేసి దాన్ని అక్కడ నోటరీ చేసి దాన్ని అమ్మటము, కబ్జా చేయటము చేస్తుంటే కూడా 2023లో కూడా డిమాలిష్ చేశారు. డిమాలిష్ చేసి అంతకుముందు కూడా ఇదంతా కూడా ఇది దానికి ఇది డిమాలిషన్స్ జరిగినాయి పలు సందర్భాల్లో. మొన్న కూడా అంటే 2023లో కూడా జరిగినాయి అని చెప్పేసి వారు పబ్లిక్ నుంచి మాకు తెలిసినటువంటి సమాచారం అంటే వాళ్ళు చెప్పింది. సో ఈ అంటే దీంట్లో ఈ వాళ్ళకి ఎటువంటి హక్కులు లేవు, ఎటువంటి లేవు అనేసి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. బట్ ముకీం గారు ఆయన रियासत में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रुकी हुई है, जिससे कॉलेजेस और तलबा दोनों ही मुतासर हो रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत से अपील की गई है कि वो फौरी तौर पर तलबा के स्कॉलरशिप के मसाइल को हल करें। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया तेलंगाना और समाजी कामों को अंजाम देने वाली असीम तंजीम की जानिब से मुश्तरका तौर पर इस सिलसिले में आज हैदराबाद में प्रेस मीट का इनेकाद किया गया। रेवंत रेड्डी हुकूमत पर जोर दिया गया कि 1 साल मुकम्मल हो जाने के बावजूद तलबा की स्कॉलरशिप जारी नहीं की गई, इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए। इस मुद्दे पे हम लोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कई स्टूडेंट्स हैं हज़ारों में जिनको स्कॉलरशिप रिलीज़ नहीं की जा रही है वक्त पर। पिछले 2 साल से 3 साल से इनके स्कॉलरशिप पेंडिंग है, गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं किया, जिसकी वजह से कई बच्चे ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन परसू करना चाह रहे हैं, लेकिन वो एजुकेशन सर्टिफिकेट कॉलेजेस की तरफ से रिलीज़ नहीं करने की वजह से मसाइल में है। और कई बच्चे ऐसे जो जॉब करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप क्लियर नहीं हुई है तो वो लोग जॉब भी नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि इनके जो सर्टिफिकेट्स है ओरिजिनल वो कॉलेजेस के पास है और कॉलेजेस डिमांड कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप या तो गवर्नमेंट क्लियर करे या तो फिर स्टूडेंट्स क्लियर करें। और जितने स्टूडेंट्स ने ये कोर्सेज में एडमिशन लिए वो तमाम गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, वो लोग उन लोगों को स्कॉलरशिप दी गई है, इसीलिए वो लोग एडमिशन लिए हैं। स्कॉलरशिप रिलीज़ नहीं करने की वजह से वो लोग बहुत मसाइल में हैं। हमने हुकूमत से नुमाइंदगी की थी, चीफ मिनिस्टर साहब से और माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट से, कि इस मसले को हल किया जाए। कोई सुनवाई नहीं हुई। हम आखिरी रास्ता ये कि हम मीडिया के सामने आए हैं। हम चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल करें, प्रायोरिटी दें इसको, ताकि तालीम का मसला हल हो। और तालीम से जुड़ा हुआ मसला है रोज़गार का बच्चों का। अगर इन दो मसलों को हल नहीं किया जाएगा तो सुनहरा तेलंगाना नहीं बन सकता, सुनहरा सोसाइटी नहीं बन सकती। स्कॉलरशिप जल्द से जल्द रिलीज़ की जाए और कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन दिए जाए कि बच्चों के जो सर्टिफिकेट्स रिटर्न किए हुए हैं उसको रिलीज़ करें, उनको फोर्स ना करें स्कॉलरशिप पे करने के लिए। हम ये डिमांड करते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट से और रेवंत रेड्डी साहब से। शुक्रिया। ये स्कॉलरशिप कितने साल से रुकी हुई है? पिछले 2 से 3 साल अलग अलग, मतलब अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग हालात हैं। मेजॉरिटी जो है 2.5 से 3 साल। कांग्रेस गवर्नमेंट को आके 1 साल हुआ है, तो इनके जो टेन्योर है इनका 1 साल का, उसमें एक टर्म की फीस रुकी हुई है जी। बाकी की जो है दूसरे लड़कों की, कांग्रेस गवर्नमेंट का जो 1 साल की जो हुकूमत है उसका जो बजट 300 करोड़ रुपया, जो पहले 200 करोड़ रुपया था, उसको 300 करोड़ रुपया रिम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस का गवर्नमेंट ने अलॉकेट किया था। लेकिन साल ख़त्म होने को 1 महीना ही है, अब तक सिर्फ 41 करोड़ रुपया इसमें से यूटिलाइज़ हुआ है। 300 करोड़ में से सिर्फ 41 करोड़ रुपया यूटिलाइज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत उसमें फेल रही है। और ये 41 करोड़ रुपया भी जो रिलीज़ हुआ है वो पिछले जो असेंबली सेशन में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस मसले को उठाया था, उसके बाद ये रिलीज़ हुआ है। ट्रांसपोर्ट हुकाम ने स्कूल वैनों के खिलाफ आज ताज़ा कार्रवाइयाँ की हैं। स्कूल वैन हादसे के देखते हुए आरटीओ हुकाम ने अपनी चौकसी तेज़ की। आज उन्होंने वरसलीपुरम इलाके में स्कूल की वैनों के कागजात की जांच पड़ताल की। 10 वैन को जब्त करने की इत्तलात हैं जो आरटीए के उसूलों की खिलाफ वर्जी करती हुई पाई गई। ट्रांसपोर्ट शोबे की जानिब से ये कार्रवाइयाँ स्कूली बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को नाफिज करने के लिए आरटीए की कोशिशों का हिस्सा बताया गया है। तेलंगाना सेक्रेटरीट में एक नकली तहसीलदार ने दाखिले की कोशिश की, जिसको पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले किया गया। तफसीलात के मुताबिक अंजय नामी शख्स जो खुद को तिपर्ती मंडल जिला मिर्चल का तहसीलदार कह रहा था, जाली ID कार्ड के साथ सेक्रेटरीट में दाखिल होने की कोशिश में था। तमाम सिक्योरिटी एहलकारों को शक हुआ और उन्होंने इसे रोक लिया। जब MRO ऑफिस से तफसीलात हासिल की गई तो पता चला कि अंजय जाली तहसीलदार है। NTF के SI की शिकायत पर हैदराबाद की सैफाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और अंजय को हिरासत में लेकर पूछताछ का आगाज कर दिया गया है। नेशनल यूनाइटी डे के मौके पर हकीम अजमल खान की याद में वरंगल के LB नगर में शिफा क्लिनिक की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप मुनक़िद होगा। ये कैंप 9 फरवरी इतवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। हमारे नुमाइंदे निज़ामुद्दीन के मुताबिक डॉक्टर मज़हरुल्लाह हुसैनी ने सियासत TV से ख़ास बातचीत की और कहा कि जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, गुर्दे की पथरी और गर्दन के दर्द के मरीजों के लिए मुफ्त तिब्बी मुआयना और अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। वसीउल मुल्क हकीम मोहम्मद अजमल खान के योम पैदाइश के इस मौके पर पूरी दुनिया में और हमारे भारत में, हिंदुस्तान में हर जगह वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाता है। इस मौके पर हमारे दवाखाने पर, शिफा क्लिनिक पर हर साल की तरह इस साल भी वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जा रहा है। बतारीख 9 फरवरी सुबह 10 बजे से 3 बजे तक संडे के दिन ये कैंप मुकर्रर है। इस कैंप में जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द और गुर्दे की पथरी के लिए फ्री चेकअप करके फ्री दवाएं दी जाएगी। क्योंकि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक ऐसा सिस्टम है जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो सेफ मेडिसिन होते हैं और 2 से 3 महीने अगर दवा इस्तेमाल करें तो जोड़ों का दर्द मुकम्मल तौर पर आराम हो जाता है। गुर्दे की पथरी के लिए कई लोग परेशान हैं, कई लोग दवाएं खाते रहते हैं, लेकिन हमारी दवा खाने से अल्लाह ने चाहा तो गुर्दे की पथरी भी डिज़ोल्व होकर निकल जाती है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस यूनानी डे से फ़ायदा उठाएं। हमारे यहाँ 9 फरवरी सुबह 10 बजे से 3 बजे तक ये कैंप मुकर्रर है, इस कैंप से फ़ायदा उठाएं। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस राहुल गांधी ने महाराष्ट्र इलेक्शन में धांधलियों का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारे वोट कम नहीं हुए बल्कि बीजेपी के बढ़े हैं। राहुल ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 5 सालों में 32 लाख वोटरों का इजाफा हुआ, लेकिन साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन और असम्बली इंतखाबात के दरमियान 39 लाख वोटरों का इजाफा हुआ है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो लिस्ट फराहम करे और पूरी शफाफियत के साथ काम अंजाम दे। मैंने
अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में हमारी एनालिसिस के बाद वोटर लिस्ट पे कोई सवाल उठे हैं। मैं आज हिंदुस्तान के युवाओं को यह डेटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, यह एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज में। हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही है। तो यह मैं देश की जनता को कहना चाहता था। अब हमने इलेक्शन कमीशन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। तीनों राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की, पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला है। और इस दौरान शिवसेना लीडर संजय रावत ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जिंदा है तो इससे राहुल गांधी के सवालात का जवाब देने की जरूरत है। वो भी राहुल गांधी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मौजूद थे। आइए देखते हैं उनका ये बयान। अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, उनका जमीर मरा नहीं है, तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए।
लेकिन चुनाव आयोग उसके जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जो सरकार बनी है वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं। हमने बार बार महाराष्ट्र का चुनाव आयोग हो, दिल्ली का चुनाव आयोग हो, बार बार हमने वहां जाकर हमारा सर फोड़ दिया है, लेकिन वो मरा है। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहां से आए और कहां जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहां। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहां बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी है और जीतते भी है। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, देश के लिए बहुत गंभीर है। अगर इस देश में डेमोक्रेसी हमको जिंदा रखनी है, पार्लियामेंट, विधानसभाएं हमको सचमुच जिंदा रखनी है, तो ये सवाल का जवाब सिर्फ हम नहीं पूछेंगे, मीडिया ने पूछना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। हम तो लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे ही, लेकिन महाराष्ट्र की जो बात है, वो कैसे जीते और हम कैसे हारे, हमको हराया गया किस प्रकार से, ये मुद्दा राहुल जी ने देश के सामने लाया है। मैं बार बार चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि आप उठिए, कफन निकालिए, आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। थैंक यू। दिल्ली असेंबली इलेक्शन से कबल आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम तर 70 उम्मीदवारों की मीटिंग को तलब किया है। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त में हुई है जबकि कल 8 फरवरी को दिल्ली इलेक्शन के वोटों की गिनती होने वाली है। ये मीटिंग पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की सदारत में हुई। इसकी मीटिंग को इंतहाई अहम करार दिया गया क्योंकि ऑपरेशन लोटस के इल्ज़ामात के दरमियान मुनक़िद हुई। पार्टी के सीनियर कायदीन और राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने भी बीजेपी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे और कहा था कि आम आदमी पार्टी के 7 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए की मुबैना पेशकश के फ़ोन आए ताकि वो पार्टी छोड़ें। उनके मुताबिक वोटों की गिनती से पहले बीजेपी ऑपरेशन लोटस को फ़ाल कर चुकी है। महाकुंभ मेले के दौरान आज जुमे को एक बार फिर आग लगने का वाक़या पेश आया। वाक़या सेक्टर 18 के करीब हुआ, जहां ओल्ड जीटी रोड पर कायम एक कैंप में अचानक आग लगी। खुशकिस्मती से फायर ब्रिगेड की फौरी कार्रवाई से आग को फैलने से रोक दिया गया और बड़े हादसे से बचा गया। जैसे ही आग की इत्तला मिली, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई और आग बुझाने की कार्रवाई की गई। इब्तिदा में आग की लपेटें काफ़ी बुलंद थी, तहम फायर फाइटर की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ के तर्जुमान टेस इंग्राम ने कहा कि गाज़ा पट्टी में 10 लाख बच्चे नफसियाती सदमे का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि गाज़ा में ख़ानदानों को दरपेश हालात ज़िंदगी ख़तरनाक है, उन्हें पीने का पानी, इमदाद और कंबल फराहम करना ज़रूरी है। अब तक 10,000 इमदादी ट्रक गज़ा में दाखिल हुए, लेकिन मज़ीद इमदाद की फ़ौरी ज़रूरत है। गाज़ा पट्टी में बच्चों के लिए कपड़े और खाने का सामान ज़रूरी है और मुश्किलात का सामना है। इन हालात में बच्चों के लिए सर्दी में बाहर निकलना खौफनाक है और सेहत के लिए ख़तरनाक भी है। उन्होंने कहा कि अगर गाज़ा में सफाई के प्लॉट नहीं चलाए गए तो गाज़ा के बच्चों को सेहत के ख़तरात का सामना करना पड़ेगा। याद है कि गाज़ा में जंगबंदी 19 जनवरी को हुई और इसका पहला मरहला 42 दिनों तक जारी रहेगा, जिस दौरान मिस्र, कतर और अमेरिका की सालिसी में दूसरे और फिर तीसरे मरहले के लिए मुज़ाकिरात होने वाले हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जिसमें बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत की सरगर्मियों को गैरकानूनी करार देते हुए इस पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। ये फैसला एक ऐसे वक्त में किया गया जबकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। पेश है सवाल से सियासत टीवी की ये ख़ास रिपोर्ट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ICC पर पाबंदियाँ आयद करने के लिए एक ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए जिसमें इस अदालत पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया कि वो अमेरिका और हमारे करीबी इत्तेहादी इसराइल को निशाना बनाने वाले गैरकानूनी और बेबुनियाद इक़दाम करती रही। इन इक़दाम से ऐसे अफराद और उनके अफराद ख़ानदान पर माली और अमरीकी वीज़ों के इजरा से मुताल्लिक़ पाबंदियाँ आयद होती हैं जो अमरीकी शहरियों या अमरीकी इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत की तहक़ीक़ात में मदद कर रहे हों। इन पाबंदियों में ICC हुकाम के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी भी शामिल है।
ट्रम्प ने इस हुक्मनामे पर ऐसे वक्त पर दस्तखत किए जब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू वाशिंगटन के दौरे पर हैं और ट्रम्प से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। इस सदारती हुक्मनामे में कहा गया कि आईसीसी ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करके अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। ऑर्डर के मुताबिक आईसीसी के इक़दामात ने एक ख़तरनाक मिसाल कायम की। इसमें कहा गया कि इसराइल वाशिंगटन का करीबी इत्तेहादी है और आईसीसी ने नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने से पहले गैरकानूनी और बेबुनियाद इक़दामात का इस्तेमाल किया था। वाज़ेह है कि अमेरिका और इसराइल दोनों ही नीदरलैंड के शहर दी हेग में कायम इस बैनुल-अक़वामी अदालत के रुकन नहीं है और दोनों ही इसे तस्लीम भी नहीं करते। गुज़िश्ता नवंबर में आईसीसी ने गाज़ा में मुबैना जंगी जराइम के इल्ज़ाम में नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, जिसको इसराइल ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया था। उस वक्त आईसीसी ने फ़लस्तीनी तंजीम हमास के कमांडर के खिलाफ भी वारंट जारी किए थे। अपने पहले दौर इक़्तिदार में ट्रम्प ने आईसीसी के उन एहलकारों पर पाबंदियां लगाई थी जो इस बात की जांच कर रहे थे कि आया अमरीकी अफवाज ने अफगानिस्तान में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। फिर सदर जो बाइडन की इंतजामिया ने इन पाबंदियों को हटाया। गुज़िश्ता महीने अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने आईसीसी पर पाबंदियों के हक़ में वोट दिया, लेकिन सीनेट में यह बिल अब भी इल्तवा का शिकार है। साबिक़ यूगोस्लाविया की तक़सीम और रवांडा में नस्लकुशी के तनाज़ुर में मुबैना मज़ालिम की जांच के लिए आईसीसी की बुनियाद सन 2002 में रखी गई थी। ताहाल 120 से ज़्यादा ममालिक इस अदालत की तौसीक़ कर चुके हैं, जबकि दीगर 34 ममालिक ने इस बारे में दस्तावेज़ पर दस्तखत कर रखे हैं और मुस्तक़बिल में वो इसकी तौसीक़ का इरादा रखते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर हुसूल इंसाफ के लिए आईसीसी एक ऐसे आखिरी मरहले की हैसियत रखती है जो सिर्फ उस सूरत में मुदाखलत कर सकती है जब किसी मुल्क में कौमी हुकाम मुकदमा न चला सकते हों या न चलाने का इरादा रखते हों। अमरीकी सदर ट्रम्प के इस अदालत से मुताल्लिक़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया कि दोनों ममालिक यानी अमरीका और इसराइल जमहूरी ममालिक हैं और उनकी अफवाज जंगी कवानीन पर सख्ती से अमल कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, चंद वज़रा और कांग्रेस कायदीन दिल्ली के दौरे पर। दौरा मामूल के मुताबिक रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने किया दावा। तेलंगाना में कांग्रेस की अवामी हुकूमत है, स्कीमों पर अमलावरी जारी। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट का बयान। मरकजी हुकूमत का तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक। पालमूरू आपाशी प्रोजेक्ट को कौमी सतह का दर्जा दिया जाए। वीआरएस एमएलसी कविता ने किया मुतालबा। कांग्रेस राहुल गांधी ने महाराष्ट्र इलेक्शन में धांधली का लगाया इल्ज़ाम। कहा, महाराष्ट्र में हमारे वोट कम नहीं हुए बल्कि बीजेपी के वोट बढ़ गए। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नतीजे से कबल आम आदमी पार्टी लीडर केजरीवाल ने अपने तमाम 70 उम्मीदवारों की तलब की मीटिंग। कल 8 फरवरी को दिल्ली इलेक्शन का जारी होगा नतीजा। और गाजा में 10 लाख बच्चे नफसियाती सदमे का शिकार। यूनिसेफ की ताज़ा रिपोर्ट। तेज़तर इमदादी कामों पर दिया गया जोर। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।